अपने टीवी जी, के पश्चिम बंगाल। जी, जी। नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। आज अपने कार्यक्रम बातों-बातों बाखबर में हम कुछ पहलुओं पर, कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें जो कि आजकल की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आजकल प्राय देखा जा रहा है कि राष्ट्र के नाम पर लोगों को राष्ट्र विरोधी कह के और उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसा कहते हुए ऐसा उन्होंने एक फैसले में कहा, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सईद चौधरी के ऊपर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसमें उनको तड़ीपार की सजा सुना दी थी। वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इसको फैसला सुनाया, जो काफी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आजकल वाकई राजनीतिक गतिविधियां, जिसमें लोगों का विरोध प्रदर्शन, अपनी बात को कहना शामिल होता है, उसको सुनने की क्षमता सत्ता पार्टी में या सत्ता सरकार में अब धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है। ऐसे समय में हाई कोर्ट के बेंच का ये फैसला आना वाकई एक आशा की किरण है। गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोयल जी ने इस पे विस्तार से इसको देखा है, जांचा है, परखा है। गोयल जी, क्या है पूरा मामला? देखिए राजन जी, मामला महाराष्ट्र के मुंबई का है। वहाँ एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रत्याशी थे, शहीद चौधरी का, मेरा ख्याल सईद में यही चौधरी। नाम है। हाँ सईद जी। चौधरी। तो हुँ। वो चुनाव में लड़े थे, व्यापारी थे। तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त कैसे कर ले कि कोई उनके खिलाफ में चुनाव लड़ सके। और हाल में ये हुआ था कि जो नीट की परीक्षाओं को लेकर और सीबीएसई बोर्ड के उसको लेकर छात्रों और अभिभावकों में जो असंतोष, नाराजगी थी, उसको लेकर हाँ। जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे और मुंबई में भी ऐसा ही हो रहा था। तो शहीद चौधरी साहब अपने समर्थकों के साथ इन लड़कों के, इन छात्रों के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे दौरान में इस जुलूस और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ में और राज्य सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की और इतना ही नहीं, उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो आज हम एक प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें और उनकी लानत मलानत करने के साथ साथ हम सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि लोगों ने ये साबित कर दिया या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल ही देश है, प्रधानमंत्री मालिक है और बीजेपी देश, समझ लीजिए देश है। कोई भी उसकी खिलाफत करेगा, बुराई करेगा, आलोचना करेगा, तो उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो जाएंगे, ऐसा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शहीद चौधरी का जो मामला है वो सामने आया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गंभीर धाराओं में आरोप मामले दर्ज किए और उनके नेता शहीद चौधरी पर उन्होंने कड़ी पार का मुकदमा कर दिया। इस बात को लेकर शहीद चौधरी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे, वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद आज के समय में कम की जा सकती है। बड़े-बड़े जज और सुप्रीम कोर्ट के जज सत्ता के आगे नतमस्तक होते देखे गए, जो बहुत ईमानदार बनते थे, लेकिन जब करने की बारी आती थी तो वो
उससे ये समझिए दूरी बना लेते थे। टिप्पणियों में बहुत कुछ कहते थे, लेकिन जब डिसीजन देने की बात आती थी, तो उससे दूरी बना लेते थे। लेकिन एक जज जो कि जानदार भी हैं, शानदार भी हैं, और माधव जानदार उनका नाम है। उनके पिताजी भी बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष और अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। पिता की जो विरासत माधव जानदार के अंदर आई है, कि आज पूरे सोशल मीडिया में क्या पूरे समाचार, खास तौर से कुछ ऐसे समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पे तो चलाया जा रहा है कि किस तरीके से माधव जानदार ने जस्टिस माधव जानदार ने केंद्र सरकार की नीतियों पर बड़ा तगड़ा हमला किया। उन्होंने कहा क्या आम आदमी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? और लोकतांत्रिक देश में अगर कोई व्यक्ति आपके कार्य प्रणाली, नीतियों और कानून व्यवस्था से नाराज है, या उसकी समझ में वो चीज नहीं आ रही है, जो उसे सही नहीं लग रही है, ऐसे में उसको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अगर उसने देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री के खिलाफ में नारेबाजी की, तो ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप लोगों ने पुलिस को बहुत बड़ा जबरदस्त हमला किया, पुलिस कमिश्नर को कटघरे में बुलाया, और उन्होंने कहा आप लोगों ने मजाक बना रखा है देश की व्यवस्था को। तो जिस तरीके से गृह मंत्री के खिलाफ में और उनके जरिए मुंबई पुलिस के खिलाफ उन्होंने जो अपनी भावनाएं, अपने गुस्सा जो प्रकट किया, उससे जानदार साहब का नाम आज सोशल मीडिया में काफी प्रचलित हो रहा है, और लोगों में ये आस्था जगी है कि सुप्रीम कोर्ट और न जाने कहाँ के सेशन कोर्ट, जितने भी कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उसमें इतनी हिम्मत, वहां के जजों में इतनी हिम्मत देखने को शायद मिलती, जितना कि महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट में जो जस्टिस माधव जानदार ने अपने डिसीजन में दिया, वर्डिक्ट में कहा, और उनको पुलिस से लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए हैं वो आप उनको तत्काल बताएं। तो ऐसे फैसले बहुत कम देखने को मिलते हैं, और खास तौर से पिछले 12 साल में जिस तरीके से जुडिशरी पे भी उंगलियां हो गई हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा विश्वास लगता है। उमस भरी जिंदगी में ये समझिए कि एक पक्षीय सत्ता के दौर में उसके खिलाफ में जिस तरीके से जस्टिस माधव जानदार ने डिसीजन दिया, अपना पक्ष रखा, वो काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जी बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा विश्वास नहीं, विश्वास बहुत जगह, क्योंकि जहां इस समय सत्ता पक्ष सरकारें अपने खिलाफ उठने वाली आवाजें या असहमति की आवाजों को बिल्कुल बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी हाल में ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी भाषण तो देते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब फैसले देने की बात आती है तो फैसला नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आवाजों को दबाने का काम, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे आम जनमानस का हो, या राजनीतिक पार्टियों का हो, विपक्ष का हो, जो कि एक राजनीतिक परिदृश्य में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। उस स्थिति में विपक्ष का मतलब जहां खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका एक तीसरे स्तंभ के रूप में अपना रीढ़ दिखाई है। ये वाकई बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। गोयल जी, एक और मामला है इन्हीं सब उठापटक के बीच तमिलनाडु से, जहां टीवी के की जो सरकार चल रही है, विजय थलापति, उन्होंने आरोप लगाया है कि डीएमके हमारे पार्टी के विधायकों को तोड़कर हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। एक विधायक का बयान भी आया है कि उसको 35 करोड़ रुपए ऑफर किए गए कि आने वाले सेशन में वो सरकार के समर्थन में वोट ना करें। और टीवी के विजय थलापति ने ये आरोप लगाया है कि 35 से 50 करोड़ रुपए का हॉर्स ट्रेडिंग का ऑफर दिया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये देखा जाए तो वहां पे तो पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, उसके बावजूद वहां पे इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की मामला सामने आया है।
क्या है मामला, क्या जानकारी है आपके पास, गोयल जी? देखिए राजन जी, अभी तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुए पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि वहाँ पे षड्यंत्रकारी ताकतें सक्रिय हो रही हैं। और वैसे जो सीएम बने हैं विजय थलापति, अपने कार्य प्रणाली को लेकर काफी मशहूर हो रहे हैं। वो जनहित के कार्यक्रमों को, जनहित की योजनाओं को लागू करने में जितनी तेजी और सक्रियता दिखा रहे हैं उससे जनता बड़ी खुश है। लेकिन इस बात से क्षेत्रीय दलों में जो हड़कंप मचा हुआ है, उनको लग रहा था कि नए हैं राजनीति में, हो सकता है कंट्रोल न कर पाए। यही वजह है कि जो क्षेत्रीय दल है उनके कंधे पे बंदूक रखकर केंद्र से कुछ किया जा रहा है। ऐसी मंशा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही साफ दिखती है। अभी तक जो उन्होंने किया है, चाहे वो महाराष्ट्र में किया हो, शिवसेना के 2 फाड़ किए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 फाड़ किए, और इस तरीके से वो लगातार करते रहे। तो ऐसी जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। वहाँ पे रीजनल पार्टी भी अदल बदल करके आती रहती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का एआईएडीएमके के साथ में करार था, लेकिन वहां पे मिलकर भी वो कुछ कर नहीं पाए। और डीएमके के साथ में कांग्रेस का करार था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो डीएमके की सरकार गिर जाती है, वहां पर टीवीके की सरकार बन जाती है। ऐसे में कांग्रेस ने बहुत ही, एक तरीके से कहा जाए, सही मायने में राजनीति करते हुए जल्दबाजी दिखाई और टीवीके के साथ में सरकार बनाने का इन्होंने फैसला कर लिया। ये बहुत जल्दी में, मतलब कांग्रेस हमेशा लेट लतीफी करती थी, लेकिन इस मामले में कांग्रेस ने बहुत सही डिसीजन लिया। इस बहाने कम से कम सरकार में तो आ गई। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में ना आकर बैक डोर से शायद सरकार गिराने की साजिश रची, क्योंकि एआईएडीएमके चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनके संबंध है या एनडीए में उनका योगदान है। वहीं पे डीएमके जो जिसकी सरकार थी, सरकार गिर गई। अब ये भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर और सरकार बनाए। ऐसे में जो 15-20 विधायक हैं जो कि टीवीके के साथ में हैं, ऐसे विधायकों को आप 15 विधायकों का नाम आया, जिसमें से एक ने ये बताया कि कन्नौज में एक पीआर एजेंसी है जो कि चलाती है, उसने टीवीके के विधायक इलैया राजा के साथ में संपर्क किया और कई बार उनको ऑफर किया कि हम आप अपने साथ में 15 लोगों को लाइए और जब सेशन शुरू हो तो अब आप उसमें पार्टी को तोड़ दीजिए ताकि सरकार गिर जाए और वहां पर डीएमके आईएडीएमके मिलकर सरकार बना लेंगे। ये बहुत दूर की कौड़ी है। इस बात को लेकर वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट में नहीं दिख रहा है। लोग कहते हैं जब साउथ में आपका क्षेत्रीय राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कोई वहां पे पार्टी है ही नहीं, ना कांग्रेस है ना भारतीय जनता पार्टी है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है हार के अंदर से जीत निकाल लाती है। और जैसा कि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का क्या हालत कर दी। शिवसेना जो कि एक पार्टी थी उसके 2 खंड कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा और सोच ही है कि किस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए। ऐसे में नैतिकता नाम की चीज की आप उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर सकते। जैसा कि लोग थोड़ा बहुत पार्टी सभी करती हैं, लेकिन इतना गिर के, इतना नीचे जाकर कोई साजिश रची, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो अच्छी खासी चलती हुई पूर्ण बहुमत की सरकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं उनकी कहां से विधायक न तोड़े जाए, कहां से उनकी पकड़ के कुर्सी न खींच दी जाए।
और काफी सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र का, कर्नाटका का उदाहरण आपके सामने, और उसके बाद जैसा कि आप देखा कि अच्छी ये प्रैक्टिस चलती रहती है, और ये निरंतर ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष इसमें उसको काफी महारत भी है, और वो अपने काम को अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश में 24 गुणा 7 लगा रहता है। ऐसे में वहाँ की विजय थलापति द्वारा बात को उजागर करना, और शायद उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, केस भी दर्ज हुआ है, अब ये पकड़े भी जाएंगे, कहाँ से हुआ वो जांच भी कराएंगे, क्योंकि वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये एक नई आशा की किरण ये भी है। बिल्कुल सही आपने कहा। और फिर वही कि मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार द्वारा टिप्पणी करना, मुंबई पुलिस की लानत मलामत करना, और कहना कि भारत के लोगों को लोगों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, और विरोध करने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये टिप्पणी भी की। ये वाकई एक आशा की किरण है। वास्तव में अगर अदालतें इस चीज का संज्ञान लेंगी तो राजनीतिक पार्टियां भी सोचने पर मजबूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पर। बहुत बहुत धन्यवाद।